हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी की कई वीडियो डाल चुकी हूँ मैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें तो पूरा देखें, तभी आपको क्वेश्चन और टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। और आप लोगों से बस निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और उसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आप अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर आप पुरानी वीडियो भी मेरी देख सकते हैं, जिससे आप, और मैं शुरू से ही पढ़ा रही हूँ। शुरू फर्स्ट उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही मैं शुरू से ही पढ़ा रही हूँ, तो जिससे आपको शुरुआत से ही सब चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज पॉलिटिकल साइंस का मैंने टॉपिक 6 लिया है, नागरिकता, सिटीजनशिप। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अर्थ एवं महत्व। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी नागरिक। जो हमारे देश के नागरिक हैं, मतलब देशी नागरिक, और विदेशी नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब देशी लोग जो नागरिक हैं उन्हें तो सारे अधिकार सारे प्राप्त होते हैं, लेकिन विदेशी नागरिक हैं उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी देखिए दो श्रेणियां होती हैं। इनकी दो श्रेणियां होती हैं, विदेशी मित्र, विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। मतलब जिन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध है, हमारे सकारात्मक संबंध है, वे देश हमारे देश के मित्र होते हैं। और विदेशी शत्रु वे होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। ये सब चीजें हैं अनुच्छेद 22 में। आगे चलते हैं। संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है। संविधान हमारा जो है भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त करता है, प्रदान करता है, जो ये अधिकार विदेशियों को नहीं मिलते हैं। फर्स्ट है इसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। मतलब कि अनुच्छेद 14 से 18 तक जो हमारा समानता का अधिकार है, उसमें किसी धर्म का भी कोई व्यक्ति हो, किसी मूल का हो, चाहे किसी भी जगह का हो निवासी, वंश, जाति, लिंग, किसी भी आधार पर, या जन्म स्थान के आधार पर, किसी भी राज्य में उसका जन्म हुआ उसके आधार पर कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये चीजें हैं अनुच्छेद 15 में। दूसरा है लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 16 में। वाक स्वतंत्र एवं विपत्ति की स्वतंत्रता, मतलब हमें कुछ भी बोलने और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब हम अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। सम्मेलन है, संघ है, कुछ भी हम करना चाहें तो हमें सब चीजें हमें करने की स्वतंत्रता हमारा संविधान हमें देता है। निवास करने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है हमें, कि कोई भी हम व्यवसाय किसी भी राज्य में जाके कहीं भी हम कर सकते हैं। तो ये सब हमें स्वतंत्रता है, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये है अनुच्छेद 19 में। 19 से लेके 22 तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, 14 से 18 तक हमारा जो है समानता का अधिकार है। चौथा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं जो अनुच्छेद 29-30 में है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार, लोकसभा का चुनाव हो या राज्य विधानसभा का चुनाव हो, हमें मतदान करने का अधिकार है और हमें मत का अपने प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यदि हम पढ़े लिखे हैं तो हमें जागरूक होना चाहिए, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उन्हें भी जागरूक करना चाहिए, क्योंकि मतदान करना सबका अधिकार है, हमारा कर्तव्य भी है। तो ये मतदान का हमारा अधिकार है, ये भी है।
संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, बाकी हमें चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। 7 पॉइंट है सार्वजनिक पदों, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता, योग्यता रखने का अधिकार। उपरोक्त अधिकारों के साथ भारतीय नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो है हमारे अधिकार हैं, तो हमारे भारतीय नागरिक होने के कारण हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं अपने देश के प्रति। उदाहरण के लिए भुगतान है, कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा आदि। यानी हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, देश की रक्षा के प्रति हमें हमेशा समर्पित होना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ सब जो है ह्यूमन राइट्स, जो हमें हमारा संविधान भारतीय नागरिकों को जो देता है। अब हम आ जाते हैं नागरिकता का अर्जन। नागरिकता का अर्जन मतलब हम नागरिकता किस तरीके से, हमें यह नागरिकता यहाँ पर प्राप्त है, या हम किस तरीके से नागरिकता को अर्जित कर सकते हैं, भारतीय नागरिकता को। तो फर्स्ट पॉइंट है जन्म से। भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मे व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मे व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो, तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों, या माता या पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, मतलब दूसरा भी जो है होना चाहिए और वो अवैध प्रवासी कहीं का ना हो, यहाँ का मतलब अवैध प्रवासी ना हो, उसको भी नागरिकता मिली होनी चाहिए। वंश के आधार पर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं सब, तो इसे हमें जानना भी चाहिए हमारा, और हमें ये पता होना चाहिए। और एग्जाम में तो पूछा ही जाता है इसमें से क्वेश्चन वगैरह, लेकिन हमें ये जानने का भी हमें होना चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए भारतीय नागरिक होने के नाते। तीसरा है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति, देखिए ब्रैकेट में है अवैध प्रवासी ना हो, मतलब वो अवैध प्रवासी ना हो, को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है, यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबद्ध हो। नामतः भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से पहले 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, उसके पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। भारतीय मूल का वो भी व्यक्ति जो भारत का जब विभाजन नहीं हुआ था, भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, वह भी व्यक्ति नागरिकता को अर्जित कर सकता है जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 साल से मतलब पहले से रह रहा हो। तीसरा है यह प्राकृतिक रूप से। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति, ये भी इसमें भी है कि अवैध प्रवासी ना हो, प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है, यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो। ऐसे देश से, फर्स्ट है पॉइंट, ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राप्ति के रूप में नागरिक नहीं बन सकते। यदि वह, सेकंड पॉइंट है, यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो
तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। थर्ड पॉइंट है, यदि 12 माह की इस अवधि में 14 वर्ष पूर्व में वह भारत में रह रहा हो, भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, उसकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, ये भी नागरिकता हम इसके द्वारा भी अर्जित कर सकते हैं। किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। मतलब कोई विदेशी क्षेत्र है और भारत का हिस्सा बन गया है, तो भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विदेशी व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता आदेश 1962 जारी किया। नागरिकता आदेश भी हैं, बने हैं, अधिनियम बने हैं, कई सारे थे, पर मैंने उन्हें लिया नहीं है, तो एक दो मैंने बस ले लिया है। जो जो मेन लगते हैं मैं वही जो है पॉइंट्स लेती हूँ कि हमें अच्छी तरीके से चीज़ें पता भी चल जाएं और हमें जो है हमारा सब्जेक्ट समझ में भी आ जाए और हम अच्छी तरीके से चीज़ों को कर सकें और जो मेन हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनावश्यक चीज़ें पढ़ने से हमें कन्फ्यूजन ही होता है, तो इसलिए हमें अनावश्यक चीज़ों को छोड़ देना ही सही रहेगा। तो यह देखिए आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया। असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985। असम समझौते विदेशी मुद्दे पर आधारित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए प्रावधान करता है। देखते हैं क्या प्रावधान करता है। भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से आए और जो अपने प्रवेश 1 जनवरी 1966 के बाद से ही साधारणतः असम के निवासी हैं, ऐसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। जनवरी 1966 को या उसके बाद 25 मार्च से पहले बांग्लादेश से आया और अपने प्रवेश के समय से साधारणतः असम का निवासी है और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया, उसको निबंधित करना होगा। निबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्षों की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच, लेकिन इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में उसे भारत के नागरिक के समान अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो जो भी मैंने ऊपर बताया है उसे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। उसे अधिकार तो समान नागरिक के प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता तो हमने अर्जित कर ली, अब बहुत सारे कारण हैं कि जिससे हमें हमारी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो नागरिकता अधिनियम संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं: त्यागना, बर्खास्तगी या वंचित करना। तो स्वैच्छिक त्याग, इसमें देखिए स्वैच्छिक त्याग, नागरिकता अधिनियम संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए: त्यागना, बर्खास्तगी या वंचित करना होना। स्वैच्छिक त्याग में एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि वह इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता, यद्यपि जब इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने पर वह भारतीय नागरिक बन सकता है। दूसरा है हमारा बर्खास्तगी के द्वारा, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। मतलब कि भारतीय नागरिक स्वेच्छा से या अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लो तो उसकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह व्यवस्था तब नहीं लागू होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त होगा या किसी देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा होगा। तीसरा है वंचित करने द्वारा, इसमें पॉइंट है 5 है। यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो,
यदि हमने नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। यदि कोई भी नागरिक संविधान के प्रति अनादर जताता है तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। यदि किसी देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा है तो इस दौरान किसी ने उससे के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश की हो या उसे कोई हम राष्ट्र विरोधी सूचना दे दी हो, तो उससे भी नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है या उसकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिकों को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। प्राकृतिक नागरिकता 5 वर्ष के दौरान नागरिकों को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। फिफ्थ है नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। यदि 7 वर्षों से भारत के बाहर नागरिक जो है रह रहा हो सामान्य रूप से, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। वो हमने देख लिया नागरिकता अर्जित कैसे करते हैं, नागरिकता समाप्त कैसे होती है, और हमारे जो है क्या उसमें नागरिकता में हमें भारतीय नागरिकों को क्या क्या अधिकार हैं। और हमने नागरिकता का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसमें कुछ ऐसा नहीं बचा है कि जो मैंने आप लोगों को न कराया हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी चीज़ें अच्छी तरीके से, पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, बल्कि 2-3 बार देखें आप अच्छी तरीके से, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छी तरीके से, और आप लोग कभी भूलेंगे भी नहीं इस तरीके से पढ़ने से, और हर एग्जाम में आप लोगों के काम आएगा। तो चलिए जो है अब वो तो सब हो गया। अब एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज्य पद्धति केंद्र और राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। मतलब हमारा जो है भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज्य पद्धति को अपनाया है, केंद्र भी है राज्य भी है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यहाँ हमें सिर्फ भारतीय नागरिकता, ये नहीं कि राज्य के लिए हमारी कोई और नागरिकता हमें राज्य की मिली हो अलग से और हमें केंद्र की अलग से, तो हमारी सिर्फ केंद्र की एक ही राजनीतिक नागरिकता हमें मिली होती है। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य सभी राज्यों जैसे अमेरिका या स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया है। कुछ देशों में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है, उसमें मतलब उन्हें केंद्र की भी नागरिकता मिली होती है और राज्य की भी नागरिकता मिली होती है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक होता है जहां वह रहता है। इस तरह उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है। जैसे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम यूपी में रह रहे हैं तो हमें केंद्र की अलग मिली और यूपी में रह रहे हैं तो हमें यूपी में नागरिकता अलग मिली हो, या एमपी रह रहे तो एमपी की अलग मिली हो, उत्तराखंड में रह रहे हैं उत्तराखंड की अलग मिली, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही नागरिकता है, हम भारत के नागरिक हैं बस। और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त हैं। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है। जो ये दोहरी नागरिकता होती है उसमें राज्य और केंद्र सरकार में जो है कई बार कुछ चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से भेदभाव की समस्या भी आती है। मान लीजिए केंद्र सरकार कोई अधिकार दे रहा है, राज्य सरकार उसे नहीं देना चाह रहा है, तो उससे दिक्कत आती है। तो ये सब चीजें भेदभाव की समस्या पैदा करती हैं, तो दोहरी नागरिकता ठीक नहीं है जहाँ तक है। और भारतीय नागरिकता हमारी एक ही नागरिकता है, वो सबसे अच्छी है। भारत में सभी नागरिकों को चाहे उनका जन्म कहीं और निवास कहीं हो पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त है। यानी हम अगर आज यूपी में हम पैदा हुए हैं, कल को हम बॉम्बे में चले जाएं, कहीं भी हम निवास करें पूरे भारत में, हम कहीं भी रहने लगे, तो हम फिर भी हमारी नागरिकता एक ही रहेगी। उसके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आज मैंने नागरिकता का तो ये कंप्लीट करा दिया आपको, और अगला चैप्टर फिर मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, पॉलिटी और हिस्ट्री जिसका भी सामाजिक विज्ञान से टीजीटी का देना है उसके लिए, पीजीटी का किसी को जो है पॉलिटिकल साइंस से, या फिर आपको हिस्ट्री से, यूजीसी नेट भी है, पीजीटी का है, ये सारे एग्जाम के लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, और ये सारे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो फ्रेंड्स जो है वीडियो को ध्यान से देखें जरूर, और उसे लाइक करें, कमेंट भी करें,
अगर आपको वीडियो में कहीं कोई दिक्कत लगती है या कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप प्लीज़ कमेंट करें और आप पूछ सकते हैं। और वीडियो में लगातार डालती रहूँगी और आपकी पूरी तैयारी करवाऊँगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप मेरे साथ तैयारी करें और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।